हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मार्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हेड इंजरी। लेट्स स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोटेशन। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक हम कोई भी काम कर नहीं लेते, जब तक हम किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर लेते, पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो लगता है कि ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, है ना। जैसे आपका सिलेबस है, जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको लगता है कि ये पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको लगेगा कि वो पूरा नहीं होगा, बट आपको क्या है, उस पर आगे काम करना शुरू करना है, आपको उस पर वर्क करना शुरू करना है। मूविंग टू द टॉपिक हेड इंजरी। Introduction. A head injury refers to any trauma to the scalp, skull or brain. कोई भी ट्रॉमा जो स्कल या स्कैल्प या ब्रेन पे हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? हेड इंजरी। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड ये एक मेजर कॉज है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। और ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ RTAs, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। जैसे आप देखते हो, अगर एक जगह हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो क्या है, कहीं पे भी RTAs हो जा रही है, कहीं पे भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। स्लाइड थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, इट्स ओके। ओके, क्या है RTAs क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या फिर फॉल या फिर एजॉल्ट या स्पोर्ट इंजरी। हेड इंजरी होती क्या है? किसी भी वजह से हो सकती है, और वो बस ऐसा नहीं है कि बस हेड के पार्ट पे हो रही है, हमारे स्कल, हमारा ब्रेन, हमारे स्कैल्प, कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी, इन तीनों से कहीं पे भी, स्कैल्प, स्कल और ब्रेन, कहीं पे भी अगर इंजरी हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? हेड इंजरी। तो ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल्स की वजह से, असॉल्ट्स की वजह से, स्पोर्ट इंजरी की वजह से। और ये क्या है, प्राइमरी इंजरी में मैकेनिकल डैमेज हो सकता है पेशेंट को, और सेकेंडरी इंजरी में उसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे हमको क्या है, अगर सर पे कभी चोट लगती है ना, तो आप देखते हो जो स्वेलिंग होती है वो थोड़ी देर बाद होगी, है ना, जो सूजन हो रहा है वो थोड़ी देर बाद होता है, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। और प्राइमरी में क्या है, तुरंत पेशेंट क्या है, वो तुरंत गिरा और तुरंत उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और तुरंत उसको इंजरी हो गई, तो वो हमारा प्राइमरी में आएगा। ओके, हेड ट्रॉमा, इट कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट। ये टेम्पररी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स को ऐसा हेड ट्रॉमा, ऐसी हेड इंजरी हुई है कि वो परमानेंटली उनका ब्रेन डिसफंक्शन में चला गया है और उनका ब्रेन इम्पेयर्ड हो गया है, ब्रेन फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया है। इट कैन बी अ ब्लास्ट वेव, जैसे अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है ना। इट कैन बी अ ब्लास्ट वेव, एसिलरेटिंग और डी एसिलरेटिंग फोर्स, जैसे कि कार एक्सीडेंट में होता है, जब कार एक्सीडेंट होती है जो जर्क लगता है, और इट कैन बी अ ब्लंट इफेक्ट, है ना। आप क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, जो बॉल है वो बॉल सर पे आके लग गई, या किसी ने इंजरी कर दिया किसी को विद द बैट। ये सारी चीज़ें होती है हेड इंजरी में। ओके, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है हेड इंजरी की? हेड इंजरी इज एनी मैकेनिकल इंजरी टू द स्कैल्प, स्कल और ब्रेन, एज वी हैव लर्न इन इंट्रोडक्शन ऑल्सो। ये हेड इंजरी कोई भी ऐसी इंजरी जो स्कैल्प, स्कल या फिर ब्रेन में हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? हेड इंजरी। ओके, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI, is an alteration in brain function caused by an external force. Okay, it's a alteration in brain function caused by an external force. External force क्या हो सकता है? It can be, आपको किसी ने, आप क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट ग्राउंड में, एक बॉल हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स, आप कहीं जा रहे हो अपने मोटर बाइक से या फिर बाइक साइकिल से, किसी से भी, है ना, और कोई भी, किसी ने कार ने हिट कर दिया, कार कैन बी एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से आपको ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेड इंजरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड इंजरी है, और ये डिफरेंट बेसिस पे हम इसको समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कि अगर स्कैल्प पे लग रहा है, स्कल पे लग रहा है, या फिर डायरेक्ट ब्रेन पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इंजरी कहाँ हो रही है, उसके बेसिस पे इसको देखेंगे। ट्रॉमा टू द स्ट्रक्चर्स एंड द टिश्यूज इन द हेड, इट कैन बी एट द स्कैल्प लेवल और इट कैन बी एट द स्कल लेवल, टू द ब्लड वेसल्स और टू द ब्रेन डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पे कहाँ इंजरी हो सकती है पेशेंट्स को। तो पहले हमारा स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी में 3 कैटेगरीज है अपनी। पहले अपना एब्रेशन, लेसरेशन एंड कंट्यूजन। व्हाट इज एन एब्रेशन?
सो ये है एब्रेशन। एब्रेशन वुंड इज अ टाइप ऑफ वुंड इन विच द स्किन इज रब्ड और स्क्रैप्ड ऑफ। अगर क्या है, कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, वो क्या है, वो मोटर बाइक से जा रहा है, बाइक साइकिल से जा रहा है ना, और वो गिर गया बिकॉज ऑफ उसको किसी ने कार ने हिट कर दिया, या आप किसी ने कुछ भी हिट कर दिया। आप देखते हो बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नाउअडेज, ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इंसिडेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी विंटर्स आएंगी, विंटर्स में ये इंसिडेंस और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फॉग, है ना। सो धुंध ज़्यादा होती है, लोगों को दिख नहीं रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। सो उसकी वजह से अगर वो फॉल हो गया, उसको बस उसको कहीं रगड़ लग गई, है ना, तो उसको हम कहते हैं एब्रेशन। इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्लीन करेंगे उसको और ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, लेसरेशन। सो लेसरेशन में क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज है ना, जो हमारे ब्रेन के या स्कल के जो भी टिश्यूज हैं उसमें कहीं कट लग गया, है ना, कट लगना। एब्रेशन में वो बस वो स्किन जो है वो रब हो गई है दूसरे सरफेस से, लेकिन लेसरेशन में क्या है, वो कट हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्यूजन। सो कंट्यूजन मतलब क्या है, जो ये एक क्लोज वुंड है, इसमें कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है आपके, है ना, कहीं कट नहीं लगा, इसमें क्या है, बस जो स्किन है पेशेंट की, जब आप पेशेंट का स्किन असेस करोगे, हेयर का, हेड का या नेक का, तो स्किन में कंट्यूजन, ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारा स्कल इंजरी। अभी तक हमने स्कैल्प इंजरी पढ़ा, उसमें 3 टाइप्स पढ़े। 3 टाइप्स क्या थे, एब्रेशन, फिर लेसरेशन और कंट्यूजन। दूसरा हमारा क्या हो, द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्कल इंजरी। तो स्कल इंजरी में अपना लीनियर फ्रैक्चर हो सकता है, डिप्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, और बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आप में आ जाएगा क्वेश्चन कि रकून साइन क्या है, बैटल साइन क्या है, CSF राइनोरिया क्या है, ओटोरिया क्या है, रकून साइन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ लीनियर फ्रैक्चर। सो अगर स्कल इंजरी हो रही है पेशेंट को, है ना, अभी हमने स्कल में पढ़ लिया, अब स्कल पे इंजरी हो रही है, तो पहला क्या है, लीनियर फ्रैक्चर, सिंपल ब्रेक इन द बोन कंटिन्यूटी। जो बोन की कंटिन्यूटी है ना, उसमें कहीं सिंपल ब्रेक होना, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिप्रेस फ्रैक्चर। सो इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कल बोन, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो स्कल की बोन है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसा अगर उसको इस पोजीशन पे रहना था, वो डिस्प्लेस हो गई अपने पोजीशन से। नेक्स्ट हमारा है बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। सो जो बेस ऑफ द स्कल है वहां पे फ्रैक्चर हो जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। सो इन डिटेल हम देखेंगे रकून साइन क्या है। सो दिस इज कॉल्ड रकून साइन। पेरी ऑर्बिटल एडेमा हो जाता है प्लस इकाइमोसिस हो जाता है, पेरी ऑर्बिटल एडेमा प्लस इकाइमोसिस, है ना। पेरी ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं, पेरी ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं, आइस के साइड में तो हो रहा है ना। सो पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस प्रेजेंट होगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रकून आइज। एक जानवर है रकून, सो रकून की आंखें ऐसी होती है, इसलिए हम इस कंडीशन को ऐसा, इस साइन को ऐसे हमने दे दिया कि रकून आइज। दूसरा अपना क्या है, बैटल साइन। बैटल साइन क्या है, ईयर के बिहाइंड, ऐसे जो भी पेशेंट होंगे जिनको बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, अगर आप कान के पीछे असेस करोगे तो वहां पे इकाइमोसिस प्रेजेंट होगा। सो ऐसे साइन को हम क्या कह रहे हैं, बैटल साइन। और क्या हो सकता है, जो टेम्पोरल बोन है अपनी, उसमें ब्रेकेज हो गया है, जो टेम्पोरल बोन है उसमें फ्रैक्चर हो गया, उसमें ब्रेकेज हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो हमको बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर बैटल साइन, है ना, पोस्ट ऑरिकुलर इकाइमोसिस। दिस इज योर रकून साइन, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस। ये देखो पेशेंट कितना ज्यादा इंजर्ड है, हैविंग ट्यूब्स इन हर नोज एंड ट्रैकियोस्मी ऑन ऑल। देन नेक्स्ट हमको और क्या देखने को मिला, मैंने बोला सेरिब्रोस्पाइनल राइनोरिया। CSF का राइनोरिया क्या है, राइनोरिया नोज से सिक्रीशन आ रही है ना। तो CSF कहाँ से आ रहा है, नोज से आ रहा है। और एक कंडीशन क्या है अपनी, एक है अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ओटोरिया, है ना। ओटोरिया मीन्स ईयर से सिक्रीशन, ईयर से जो सिक्रीशन आ रहा है वो क्या है, CSF। सो CSF राइनोरिया और ओटोरिया भी एक क्लासिकल साइन है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ब्रेन इंजरीज। कौन कौन सी बेसिक ब्रेन इंजरीज है, तो पहला अपना क्या है, फोकल इंजरीज, जिसमें आएगा कंट्यूजन, लेसरेशन एंड इंट्राक्रेनियल हैमरेज। सो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो बेसिकली इन इंट्राक्रेनियल हैमरेज में होता क्या है, हमको पता है कि हमारे ब्रेन्स के कुछ पार्ट्स हैं, इसमें डेप है ना, कुछ फीचर्स, कुछ मेनिंजेस के लेयर्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। एक अपना क्या, पहला ड्यूरा मैटर, फिर एर्कोनाइड मैटर, फिर पाया मैटर। सो ड्यूरा मैटर से पहले वाला जो स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस, वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ दिखा हुआ है ड्यूरा मैटर, एर्कोनाइड मैटर, पाया मैटर। सो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो सब आर्कोनाइड, इन दोनों के बीच का है वो सब ड्यूरल, और इससे पहले वाले स्पेस में यहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिड्यूरल ब्लीडिंग। अगर ये जो हमारा ड्यूरा मैटर है और आर्कोनाइड मैटर है, इसके बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, सब ड्यूरल
ब्लीडिंग। और अगर ये जो अपना एर्कोनाइट मैटर और पाया मैटर है इसके बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, सब आर्कोनाइट ब्लीडिंग। और दिस इज इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज और इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज बिटवीन इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अगर हैमरेज हो गया और इन द ब्रेन सेल्फ अगर सेरिब्रलम जो है अपना वहां पे हैमरेज हो गया तो उसको हम इंट्रा सेरिब्रल, और वेन्स में हो गया तो उसको हम इंट्रा वेंट्रिकुलर हैमरेज बोलेंगे। सो ये अपना ब्रेन इंजरीज का टाइप्स था। नेक्स्ट है अपना डिफ्यूज इंजरीज। डिफ्यूज इंजरीज में भी 3 टाइप्स है, कंकशन है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी DAI है, और सेरेब्रल एडेमा है। सो कंकशन में बेसिकली क्या होता है, सो ए कंकशन इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन फंक्शन। ये एक TBI है, TBI मतलब ट्यूबरकुलोसिस वाला नहीं, TBI है, ओके। सो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी बेसिकली इसमें होता क्या है, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स और ब्लास्ट वेव पेशेंट के जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट कैन बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट इंजरी टुवर्ड्स द ब्रेन और स्कल, इट कैन बी एक्सेलरेशन और डीएसेलरेशन ब्रेन इंजरी, है ना। पेशेंट अगर क्या है, जो हमारे पास पेशेंट है वो उसके जो साथ के अटेंडेंट है वो बता रही कि कार से ड्राइव करके जा रहा था पेशेंट और फिर उसको ये इंजरी हो गई। सो एक्सेलरेशन एंड डीएसेलरेशन, पेशेंट ने ब्रेक मारने की कोशिश की जब ट्रक उसके सामने से आ रहा था, उसकी कार के सामने से, बट उसको क्या है वो जर्क लग गया, सो दैट कैन कॉज अ कंकशन इंजरी। नेक्स्ट अपना क्या है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल, जो हमारा एक्सोन है, वी हैव व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, राइट। व्हाइट मैटर क्या करता है और ग्रे मैटर क्या करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो व्हाइट मैटर में अगर गड़बड़ी हो गई, जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स की शेयरिंग हो जाती है ना। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन ऑब्वियसली, है ना। सो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, एक्सॉन में एक्सॉन का शेयरिंग हो जाता है, एक्सोनल शेयरिंग हो जाती है, उसी की वजह से डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है। ये भी एक टाइप का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, जहां पे जो पेशेंट है उसके व्हाइट मैटर में, व्हाइट मैटर कौन से मैटर में, ब्रेन में 2 मैटर है, याद रहेगा सबको, कौन कौन सा, व्हाइट और ग्रे। सो व्हाइट मैटर में शेयरिंग हो जा रही है, उस कंडीशन को हम कह रहे हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सेरिबेलर एडेमा। सो एडेमा मीन्स स्वेलिंग, और जो सेरिबेलम का पार्ट है, दिस इज एन एक्सरे, सो इसको डिटेल में आप देखो, जो सेरिबेलम का पार्ट है वहां पे आपको स्वेलिंग दिख रही है, ओके। सो सेरिबेलर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, बेस्ड ऑन सीवियरिटी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंडीशन में है हमारा पेशेंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे GCS, ग्लासको कोमा स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है ये इन ऑल ऑफ योर स्टडीज इन योर प्रैक्टिकल्स, है ना। जब आप पोस्टिंग पे जा रहे हो तो आपसे डॉक्टर पूछेगा कि एक हेड इंजरी का पेशेंट आया है, आप इसको करके दिखाओ कि GCS बताओ कितना है, तो आपको GCS आना बहुत जरूरी है। सो GCS हम कैसे डिसाइड करते हैं, माइल्ड GCS कब कहेंगे, 30 to 50। पहले एक चीज तो याद रखो, मैक्सिमम इसका रैंक है, मतलब नंबर है, स्कोर है 15, मिनिमम स्कोर है 3। मैक्सिमम स्कोर कैन बी 15 एंड मिनिमम कैन बी 3। सो माइल्ड कब बोलेंगे, जब 13 to 15 के बीच में आ रहा है, मॉडरेट 9 से 12, और सीवियर लेस देन और इज इक्वल टू 8। ओके, दिस वन यू डोंट हैव टू रीड। तो इसका एक डिटेल एनालिसिस है हमारे पास, दिस टेबल। सो इसमें देखो, पहला है हमारा आईज ओपनिंग रेस्पॉन्स चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे वर्बल रेस्पॉन्स, और तीसरा हम चेक करेंगे मोटर रेस्पॉन्स। इसको हम बताते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, E, V और M, E, V और M। आई रेस्पॉन्स E कितना स्कोर है, मैक्सिमम 4, V में मैक्सिमम कितना है 5, और M में मैक्सिमम कितना है 6। कैसे चेक करते हैं कि आई रिस्पॉन्स, अगर आपके पास आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप जॉब कर रहे हो, है ना, या फिर एज अ स्टूडेंट नर्स आप ICU में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक RTA का केस मिल गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस मिल गया, तो आपको डॉक्टर्स ने बोला या आपके जो सीनियर नर्सेस हैं उन्होंने बोला कि जस्ट गो एंड चेक द GCS। तो कैसे बताओगे GCS कितना आ रहा है? सो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेशेंट का आई ओपनिंग बिहेवियर चेक करोगे। आपके जैसे ही आप पेशेंट के पास जा रहे हो और पेशेंट ने अपनी आंखें खोल दी, स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें खोल दी, तो आप कितना मार्क्स दोगे पेशेंट को? 4 मार्क्स, है ना। माई पेशेंट है वो, उसने स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल दी, तो आप कितना मार्क्स दोगे? 4 मार्क्स। अगर आपने उससे बात करने की कोशिश की कि हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, है ना, तो अगर आपने उससे बात करने की कोशिश की और तब उसने अपनी आंखें खोली, सो हम कितना मार्क्स देंगे उसको? 3 मार्क्स। और अगर पेशेंट ने, आप उसके पास गए, आपने उसको बोला हेलो मिस्टर हाउ आर यू, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है ना, फिर भी वो आंखें खोल नहीं रहा है, तो आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा पिंच किया कि वो अब आंखें खोल दे, है ना, पिंच किया आपने, फिर पेशेंट ने आंखें खोली, तो हम उसको कितना देंगे? 2 मार्क्स। और अगर पेशेंट को आप पिंच कर रहे हो फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है,
तो हम उसको कितना देंगे 1 मार्क्स। जीरो यहाँ पे नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जीसीएस में जीरो की मार्किंग भी होती है क्या। सो देयर इज नो जीरो, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सो वी विल गिव 1 मार्क्स। नेक्स्ट आपका क्या है, वर्बल रेस्पॉन्स चेक करेंगे हम। अब पेशेंट अगर बात करने के कैपेबल है तो हम उसका वर्बल रेस्पॉन्स चेक करेंगे। एक अपडेट इसमें भी आया है वर्बल रेस्पॉन्स। अब हम अगर पेशेंट को आप पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में था, है ना, उसका फर्स्ट डे आरटीए का जब खत्म हो गया, आप सेकंड डे आ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि पेशेंट की जो माउथ में ईटी ट्यूब लगा हुआ है, कोई ट्यूब है, तो क्या पेशेंट बोल पाएगा? ऑब्वियसली बात है, पेशेंट नहीं बोल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या आप उसको 1 मार्क्स दे दोगे? हो सकता है पेशेंट एबल हो वो बोलने का, लेकिन अभी वो नहीं बोल पा रहा है ना, क्योंकि उसको ट्यूब लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या आप 1 लिख दोगे वी के जगह? नहीं। तो एक नया अपडेट आएगा, हम क्या लिख देंगे वी एन टी। एंटी का मतलब नॉन टेस्टेबल, हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी पेशेंट क्या सीरियस कंडीशन में, मतलब ऐसी कंडीशन में कि वो बोल ही नहीं पाएगा, अभी हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम वी एन टी लिखेंगे। अगर मान लो उसका ईवीएम का स्कोर 3 आ रहा है, वर्बली वो बोल नहीं पा रहा, तो इसको हम एंटी लिखेंगे, एम का स्कोर जितना भी आ रहा है 5 आ रहा है, तो नॉन टेस्टेबल एंटी लिखते हैं। ये नया अपडेट आप याद रखना। ओके, सो अभी इसमें चेक कैसे करेंगे, आ जाओ उसको सीखते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स सबसे पहले देखेंगे पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, टाइम, प्लेस और पर्सन से। पहला हम क्या चेक करने जा रहे हैं, वर्बल रिस्पॉन्स, सॉरी दूसरा, और उसमें हम क्या चेक करेंगे कि वो टाइम, प्लेस, पर्सन से ओरिएंटेड है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे कि आप कहाँ पे हो, ये आपके बगल वाला मैं कौन हूँ, या फिर ये आपके साथ जो अटेंडर है वो कौन है, अगर कोई अटेंडर है तो, और आपको क्या लगता है दिन है या रात है ना। सो ओरिएंटेशन चेक करेंगे। अगर पेशेंट ने बता दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप तो स्टूडेंट नर्स लग रहे हो, ये मेरा अटेंडेंट है, मुझे लग रहा है मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ था, तो अभी हो सकता है सुबह या दोपहर हो, है ना। तो अगर उसने ये सही से बता दिया तो 5 नंबर उसका पक्का हो गया, है ना। जैसे आपने सही से आंसर लिख दिया एग्जाम में तो आपके 5 मार्क्स पक्के। देन नेक्स्ट, अगर पेशेंट कंफ्यूज है बहुत, है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको कितना देंगे 4 मार्क्स। और अगर पेशेंट क्या बहुत इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स लिख रहा है, मैं घर ऐसे पता नहीं ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है, तो आप उसको कितना दोगे 3 मार्क्स। और अगर वो इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स यूज कर रहा है, इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स का मतलब वो कुछ बोल रहा है जो हमको क्लियर ही नहीं है, बस कुछ वर्ड्स है बट कुछ साउंड है, जैसे हाँ हूँ ऐसे कुछ वो वर्ड्स साउंड यूज कर रहा है, तो हम उसको कितना देंगे 2 मार्क्स। और अगर कोई रिस्पॉन्स हमारा पेशेंट नहीं कर रहा है वर्बली, सो हम देंगे 1 मार्क्स। ये याद रखना, कभी भी जीसीएस में 0 नहीं आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, मोटर रेस्पॉन्स। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग कि पेशेंट का जीसीएस 0 आ रहा है, हाउ इट पॉसिबल, जीसीएस है ही नहीं स्कोरिंग में, है ना। सो नेक्स्ट है हमारा मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स हम कैसे चेक करेंगे, आप पेशेंट के पास जा रहे हो, आप पेशेंट को कुछ कमांड कह रहे हो कि अपने हाथ उठा के दिखाओ, तो पेशेंट ने आपका कमांड माना और आप बोल रहे हो कि राइट हैंड उठा के दिखाओ, तो वो अपनी राइट हैंड उठा के दिखा रहा है आपको। सो ऑब्वियस कमांड, तो हम उसको कितना दे देंगे, कितने नंबर, 6 नंबर, है ना। जैसे आपने पूरा क्वेश्चन सही किया तो आपको 6 मार्क्स मिल गया, वैसे ही इस पेशेंट को 6 मार्क्स आप दे दोगे। मूव्स टू लोकलाइज पेन, आपने बोला कि राइट हैंड उठाओ, नहीं उठा पा रहा है, फिर आपने उसको वहां पे कुछ पर्टिकुलर पेन स्टिमुलाई दिया, फिर वो हाथ उठाया, तो फिर आप कितना दोगे उसको 5 मार्क्स। देन फ्लेक्शन विड्रावल फ्रॉम पेन, जहां आपने उसको पेन किया, सपोज यहाँ पेन किया तो उस वहां से फ्लेक्शन कर रहा है, फ्लेक्शन उससे विड्रॉ हो रहा है, पेन से विड्रॉ होने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको कितना देंगे 4 मार्क्स। और अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, डी कॉर्टिके और डे सेरिब्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आई हैव अ वेरी गुड इमेज, डी कॉर्टिके और डी सेरिब्रेट। डी कॉर्टिके में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, हैंड्स का फ्लेक्शन, इसमें याद रखना हैंड सी शेप बना रहे, कॉर्टिके 2 बार सी आ रहा है कॉर्टिके में, और हैंड सी शेप बना रहे, फ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे डी कॉर्टिके, है ना। आर्म्स आर लाइक सी, मूव्स इन इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर रहा है पेशेंट का, जब आप उसको पेन करेंगे तो वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको क्या कह रहे हो डबल सी, डी कॉर्टिके। और डी सेरिब्रेट कब कहोगे, डी सेरिब्रेट, इसमें बस ई आ रहा है ना, 4 ई आ गया, 4 ई, मतलब ये पेशेंट की तरह क्या बनाएगा, ई बनाएगा। तो पेशेंट का जो हैंड है, जो फिंगर्स है, जब आप देखोगे तो जब वो एक्सटेंशन कर रहे हैं और ई जैसा शेप बना रहा है, यहाँ देखो ई जैसा शेप बना रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे डी कॉर्टिके। तो अगर डी सेरिब्रेट शो कर रहा है तो हम कितना मार्क्स देंगे 3, और डी कॉर्टिके शो कर रहा है तो 3, और सेरिब्रेट शो कर रहा है तो 2 मार्क्स देंगे। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है तो 1 मार्क्स देंगे। टोटल अपना कितना हो गया, 15 मार्क्स। 8 और लेस देन 3 कोमाटोस पेशेंट क्लाइंट है अगर हमको, तो 8 या उससे लेस मिलता है, टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो 3 मिलेगा।
पूरी तरह से, मतलब उसने आई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया आपको, वर्बल रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, मोटर रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, तो 3 नंबर आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। एक बात ध्यान से रख लो, सुन लो, अपने दिमाग में बैठा लो। और कब कहेंगे कि पेशेंट कोमाटोज क्लाइंट है, हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो पेशेंट है वो कोमाटोज क्लाइंट है, कब कहोगे? जब पेशेंट का जीसीएस 8 या फिर उससे कम आ रहा है तब। जीसीएस सबको समझ में आ गया। जीसीएस में 3 मेन कंपोनेंट है, आई, मोटर, वर्बल, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, ईवीएम मतलब आई, मोटर और वर्बल। ओके, सो ये याद रखना है सबको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी इसमें एक नया अपडेट भी आया है अपने पास, जीसीएस माइनस पी है ना, जीसीएस पी बन गया है। क्या है जीसीएस पी? ओके, तो ये है जीसीएस पी। अभी हमने जीसीएस पढ़ लिया। जीसीएस का मैक्सिमम मार्क्स कितना था अपना? 15 है ना, 15 था ना जीसीएस का मैक्सिमम मार्क्स। सो जीसीएस का मैक्सिमम मार्क्स 15 था। तो ये अपना जीसीएस दिया हुआ है, मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल, आई। अभी ये देखो, पीपल रिएक्टिविटी स्कोर। क्या है पीपल रिएक्टिविटी स्कोर? पीपल रिएक्टिविटी स्कोर, तो जो हमारा पीपल्स है वो अनरिएक्टिव है लाइट से। अगर बोथ पीपल अनरिएक्टिव है तो हम पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। वी हैव अ पेन टॉर्च, सबको याद होगा, फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो तो आपके पास एक पेन टॉर्च है। पेन टॉर्च से आप चेक कर रहे हो कि पेशेंट का आई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है कि डायलेट हो रही है कि कुछ नहीं रिस्पॉन्स हो रहा है ना। तो वही यहाँ पे भी करना है, सिंपल सा फंडा है। बस ये नया अपडेट है तो आप इसको जानो, इसलिए मैंने इस स्लाइड को भी रखा है कि जीसीएस पी क्या है ना। जीसीएस माइनस पी, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल, बहुत आज क्वेश्चन है कि क्या है जीसीएस पी स्कोर। अब आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, नॉर्सेट में या फिर आरआरबी में, इवन इफ आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको अब ट्यूटर या टीचर ये नहीं पूछ रहा है कि आप जीसीएस स्कोर निकाल के दिखाओ, अब पूछ रहा है कि जीसीएस पी स्कोर निकाल के दिखाओ। तो अभी आपको जीसीएस स्कोर निकालना भी आना चाहिए और जीसीएस पी स्कोर निकालना भी आना चाहिए, है ना। सो इसमें हम क्या करेंगे, पीपल रिएक्टिविटी स्कोर चेक करते हैं। अगर हमारा दोनों पीपल अनरिएक्टिव है लाइट से, बोथ पीपल्स आर अनरिएक्टिव, तो हम कितना देंगे उसको, कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। और अगर एक पीपल बाइलेटरल, ये वाली या ये वाली, लेफ्ट या राइट, कोई एक पीपल अनरिएक्टिव है तो 1 मार्क्स। और अगर नाइदर ऑफ द पीपल्स तो 0 मार्क्स। तो सपोज उसका जीसीएस आ गया 15, है ना, जीसीएस 15 आ गया, और इसमें क्या है, पेशेंट का एक पीपल अनरिएक्टिव था लाइट से, तो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल जीसीएस पी स्कोर कितना आ जाएगा? 14। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? जीसीएस पी स्कोर क्या है, माइनस करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है, बस माइनस करना है। जितना जीसीएस का स्कोर आ रहा है उसको पीपल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लाइट, अनरिएक्टिविटी टुवर्ड्स लाइट चेक करना है और उससे माइनस करना है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हेड इंजरी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हेड इंजरी क्या है, स्कैल्प, स्कल या ब्रेन, कोई भी कहीं भी किसी भी पार्ट को अगर ट्रॉमा इंजरी हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हेड इंजरी। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी कंकशन और अब्रेशन और फोकल इंजरी। सो अभी हम देखेंगे कि क्या कॉजेज है, रीजंस क्या है, क्या कॉजेज है बेसिकली जिसकी वजह से ये इंजरी हो रही है ना। कॉजेज क्या है, किसकी वजह से ये इंजरी हो रही है? तो पहला अपना मैंने बताया ही था, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर दूसरा क्या अपना फॉल्स। तो जो एल्डरली हैं, जो बूढ़े लोग हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। गिरते इसलिए नहीं है क्योंकि जस्ट मे बी दे आर वेरी, उनके मसल्स वीक हो जा रहे हैं ना, या फिर उनको थोड़ा थोड़ा क्या है, विजन लॉस भी हो रहा है, सो उनको नहीं दिख रहा है, या फिर जो भी रीज़न है उसकी वजह से फॉल्स उनमें बहुत ज़्यादा है। एंड इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये बहुत है ना, चिल्ड्रन अभी जो टॉडलर एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव बच्चे, सो वो दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसकी वजह से उनमें फॉल हो रहा है। तो ये भी एक कॉज है कि हेड इंजरी हो सकती है। कोई भी असॉल्ट, है ना, मारपीट आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है बैट से, हॉकी के स्टिक से, सो असॉल्ट इज अ वेरी कॉमन कॉज। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट इंजरी। आप देखते हो कि कोई क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तब तक क्रिकेटर ने क्या, वो हेलमेट, गार्ड हेलमेट लगाते हैं, वो नहीं लगाया तो बॉल लग गई सर पे, है ना, हेड इंजरी। सो स्पोर्ट इंजरी। देन नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। कोई भी इंडस्ट्री या कहीं पे भी कोई वर्क कर रहा है, हाई एरिया में वर्क कर रहा है, बहुत हाई स्टेयर्स पे वर्क कर रहा है, वहाँ से फॉल कर गया तो ये हो सकता है। और डोमेस्टिक एक्सीडेंट, सो डोमेस्टिक वायलेंस आर ऑल्सो अ कॉज। अगर व्हेन वाइफ इज बीटन बाय द हस्बैंड, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है पैथोफिजियोलॉजी। कैसे ये डिसीज, जो हेड इंजरी बीमारी है, वो होती क्या है, कैसे होती है? सो बेसिकली एक प्राइमरी इंजरी कैसे हो रही है? प्राइमरी इंजरी अकर्स एट द टाइम ऑफ ट्रॉमा। जब भी पेशेंट को ट्रॉमा या इंजरी कहीं से भी हो रही है, उस टाइम पे पेशेंट को प्राइमरी इंजरी हो रही है। हो सकता है वो स्कल फ्रैक्चर हो सकता है वो कंट्यूजन हो, लेसरेशन हो, या हैमरेज हो।
सेकेंडरी इंजरी कब होती है? वो डेवलप होती है आवर्स टू डेज आफ्टर इंजरी। इसमें पेशेंट को सेरेब्रल एडेमा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर इंक्रीज आईसीपी। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आईसीपी? जब मैंने स्ट्रोक वाला टॉपिक लिया था तो भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, नो आई हैव आंसर्ड। सो नॉर्मल क्या होता है? 5 to 15 mm ऑफ HG। सो 5 to 15 नॉर्मल आईसीपी है, इससे ज़्यादा बढ़ गया है पेशेंट के केस में और स्कीमिया हो सकता है। सेकेंडरी इंजरी जो है वो न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स को और ज़्यादा वर्जन अप कर सकती है और ज़्यादा हालत को बिगाड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट अपना क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या अपना हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहेगा, ओरिएंटेड नहीं रहेगा कि कहाँ पे है वो, क्या कर रहा है। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और पेशेंट कैन बी कंफ्यूज एंड एजिटेटेड। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन या एजिटेशन में पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। ऑब्वियस स्कैल्प, स्कल और हेड इंजरी है तो ऑब्वियसली बात है कि स्कैल्प या स्कल या कहीं ना कहीं पे तो उसको चोट लगी है, हेड इंजरी का केस पड़ रहा है ना। नेक्स्ट उसमें क्या है? एल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पिपल डायलेशन। अगर आप पिपल रिस्पॉन्स चेक करोगे तो हेड इंजरी का जो पेशेंट है उसमें पिपल डायलेशन मिलेगा आपको। और ओटोरिया और राइनोरिया, और ओटोरिया और राइनोरिया में नॉर्मल फ्लूइड नहीं आ रहा है, CSF आ रहा है, ठीक है। सो CSF, ओटोरिया और राइनोरिया। ओटोरिया मतलब CSF इज कमिंग आउट फ्रॉम ईयर एंड CSF राइनोरिया मतलब फ्रॉम नोज। ओके, नेक्स्ट अपना न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट्स में। तो एल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट वो कॉन्शियस नहीं है अपना, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है बहुत एल्टर्ड है, उसको नहीं पता वो कहाँ है ना। हॉस्पिटल में वो बहुत अजीब बिहेव करेगा जब GCS नोट करने जाओगे। पिपल्स अनइक्वल हो सकते हैं, एक जिस साइड में हेड इंजरी होती है बेसिकली या स्ट्रोक होता है तो उस साइड का पिपल थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलता है एज कम्पेयर टू अदर साइड। पेशेंट को सीजर भी आ सकता है ना, चांसेस है सिंगल एपिसोड। और वीकनेस या फिर पैरालिसिस हो सकती है, कोई ऐसी नर्व डैमेज हो गई है जो है मसल्स को कंट्रोल कर रही थी, वो नर्व डैमेज हो गई तो पेशेंट को वीकनेस या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। और एबनॉर्मल पोस्चरिंग, अभी हमने पढ़ा डीकॉर्टिके और डीसेरिब्रे, क्या हो रहा था डीकॉर्टिके में? C आ रहा है ना, तो C मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, और डीकॉर्टिके तो बार बार E आ रहा है ना, मतलब E, तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन, तो एबनॉर्मल पोस्चरिंग भी हो सकती है पेशेंट। देन साइन ऑफ स्कल फ्रैक्चर, ये मैंने पहले ही बताया था, CSF लीकेज फ्रॉम नोज और ईयर, क्या कह रहे थे इसको? CSF, ओटोरिया और राइनोरिया। बेटल साइन कान के पीछे वाला, और रकून साइन है ना, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस। सो द सेम इमेज, दिस इज रकून आइज एंड दिस इज बेटल साइन। कान के पीछे वाला जो इकाइमोसिस है बिहाइंड आंखों के साइड में जो है, और ये हमारा ब्रेक हो सकता है टेम्पोरल बोन में। ओके, नेक्स्ट हेड इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन? इंक्रीज आईसीपी है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, और ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, पेशेंट में हैव सीजर, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेड इंजरी हुई है। हम जो भी नर्सेस हैं या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या प्रिकॉशन नहीं लिया है ना, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, और पेशेंट को पहले से भी हो सकता है वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था तो मेनिंजाइटिस जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ब्रेन इज द ओनली, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि हार्ट को वो बता रहा है कि पंप करो ब्लड, वो सिग्नल्स दे रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, मैं मेरे दिमाग में मैंने ये पढ़ के रखा है तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि अभी बच्चों को ये बताओ, है ना। तो हमारा कॉग्निशन, हमारा बिहेवियर सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, हम क्या एक्शन करने वाले हैं, क्या हम बोलने वाले हैं। आप सोचो ब्रेन में ही इंजरी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा बिहेवियर है वो क्या होगा? चेंज होगा। देन हमारा क्या? परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ, है ना, हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में जो RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ, सबसे ज़्यादा मौतें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है, एंड वी कैन नॉट सेव देम। या तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच रही है, या पेशेंट कोमा में चला जा रहा है, पेशेंट की तुरंत या तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही है। बहुत सारे सीवियर एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसमें बहुत सारे पेशेंट, जो बहुत सारे इंडिविजुअल बच ही नहीं पाते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है अपना इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना बढ़ जा रहा है? मोर देन 20 mm ऑफ HG, मोर देन 20 mm ऑफ HG प्रेशर बढ़ रहा है। नॉर्मल कितना था? 5 to 15 mm ऑफ HG। यहाँ पे हम मोनरो-कैली डॉक्ट्राइन या हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। बेसिकली मोनरो-कैली डॉक्ट्राइन या हाइपोथेसिस में है क्या, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा।
सो हमारा जो ब्रेन है उसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। पहला है अपना ब्लड, दूसरा है ये ब्रेन खुद, और तीसरा है CSF। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है स्कल का, इसमें 3 चीजें प्रेजेंट है, ब्लड, ब्रेन एंड CSF। तो ये जो ब्लड, ब्रेन और CSF है, इसमें से अगर एक भी चीज बढ़ेगी तो वो क्या है, दूसरी चीज को सप्रेस करेगी। जैसे इसका लिमिटेड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है कि 5% में तू रहेगा, ये बोल रहे 5% में तू, और ये 5% में CSF, है ना। तो अगर ये 5% से बढ़ के इसका जो अमाउंट है या जो भी इसका जगह है, इसकी जगह 5% से बढ़ के अगर 7% हो गई, तो क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्पेस था, ये जो क्लोज स्पेस था, है ना, ये क्लोज स्पेस तो फिक्स था। तो अब जब इसका 5% से बढ़ के 7% हो गया, तो ये क्या है, जो दूसरे ऑर्गन, जो दूसरा ब्लड है, जो ब्रेन है, उस पर ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो CSF क्या है, जो CSF क्या है, CSF बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो अदर पार्ट्स है वो सप्रेस हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मोनरो केली हाइपोथेसिस। सपोज आपको हम एक रूम में बंद कर रहे हैं, उस रूम में 3 ही चीजें रखनी है आपको, और तीनों चीजों को बराबर रखना है ना, तीनों चीजों को बराबर रखना है। या फिर इसको और इजीली बताती हूँ मैं, इसके नहीं होना। ओके, सो अगर एक रूम है हमारे पास, एक रूम है, उसमें 3 चीजें हमको एकदम इक्वल डिवाइड करना है। सपोज ये ब्लड है, ये ब्रेन है, और ये अपना CSF है, तीनों को इक्वल डिवाइड करना है। तो एक अगर ये जो C वाली चीज थी, ये A, ये B और ये C, तो ये जो C वाली चीज थी, अगर इसको आपने बढ़ा दिया तो रूम तो उतना ही बड़ा है ना, रूम तो 5x5 का ही है, 4x4 का ही है। तो अब ये जो चीज बढ़ा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, दूसरी चीज को सप्रेस कर रहा है। वही है अपना मोनरो केली हाइपोथेसिस या फिर डॉक्ट्रिन। ओके, सो नेक्स्ट हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है। आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन देख के लग जाएगा कि हेड इंजरी है, कहीं ना कहीं सर पे पेशेंट ऐसे सर रख के आ रहा है कि सर फूट गया, मेरा माथा टूट गया, है ना। सो वो तो आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी असेसमेंट हम करते क्या है पेशेंट में, ABC चेक करते हैं, पेशेंट का एयरवे मेंटेन है या नहीं, ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, सर्कुलेशन कैसा है पेशेंट का। एंड नेक्स्ट वी विल गो फॉर GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। हम चेक करेंगे कि ग्लासगो कोमा स्केल GCS स्कोर कितना आ रहा है, GCS स्कोर में, GCS स्केल से उसका स्कोर कितना आ रहा है। पेशेंट कहीं लेस देन 8 तो नहीं आ रहा है, लेस देन 8 अगर आ रहा है तो क्या है, पेशेंट कहाँ, हमारा कौन सा पेशेंट हो जाएगा, ये कोमाटोज, है ना, पेशेंट कोमा में जा सकता है। 3 आ रहा तो मतलब पेशेंट एकदम अनरेस्पॉन्सिव है पूरी तरह से। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं, सो वी कैन गो फॉर CT स्कैन, है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये भी आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, या फिर व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन हेड इंजरी, या फिर व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ हेड इंजरी। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, CT स्कैन, आपके जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम और क्या करा सकते हैं, वी कैन गो फॉर एन MRI, वी कैन गो फॉर एन स्कल एक्सरे, ये इसका बहुत लिमिटेड यूज होता है आजकल। और हम जो भी ब्लड टेस्ट है टू चेक द इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है, सो हम ब्लड टेस्ट और ICP मॉनिटरिंग करेंगे। क्यों कर रहे हैं ICP मॉनिटरिंग, अभी मैंने बताया मोनरो केली हाइपोथेसिस, क्योंकि वो दूसरे पार्ट को सप्रेस कर सकता है, इसलिए हमको ICP को भी मॉनिटर करना है इन सीवियर केसेस, अगर बहुत सीवियर इंजरी हुई है तो। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेड इंजरी का पेशेंट आ गया आपके पास, अब उसको आपको मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करोगे हेड इंजरी के पेशेंट को, इमीडिएट इमरजेंसी केयर क्या करना है, हमको क्या करना है, एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन को इमोबलाइज करना है, मूव नहीं करना है। क्यों हम कह रहे हैं कि हमको सर्वाइकल स्पाइन या ब्रेन को मूव नहीं करना है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, एयरवे को तो मेंटेन करेंगे ठीक है, लेकिन इसको इमोबलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इमोबलाइज कर रहे हो, ऑलरेडी कहीं ना कुछ फ्रैक्चर हुआ है, इमोबलाइज अगर उसको मोबलाइज कर रहे हो, हटा रहे हो यहाँ से कहीं और लेके जा रहे हो पेशेंट को बिना उसको कोई सपोर्ट दिए, तो क्या है, जो उसको ऑलरेडी जो ब्रोकन हुआ था उसका पार्ट, उससे ज़्यादा और ज़्यादा टूट जाएगा, है ना। जितना टूटा हुआ था, जितनी हड्डी निकल गई थी, आपने उसको इधर से हिला डुला के लेके गए बिना सपोर्टर लगाए, बिना बाइंडर लगाए, तो वो क्या है, और ज़्यादा वो ब्रोक हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वाइकल स्पाइन को इमोबलाइज नहीं करेंगे और एयरवे मेंटेन करेंगे। वी विल गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट, और क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, और हम IV फ्लूइड्स देंगे ताकि हम उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको हम मेंटेन कर सके, अदरवाइज पेशेंट कैन गो इन हाइपोवोलेमिक शॉक बिकॉज ऑफ हेड इंजरी। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या ड्रग्स हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा मैनिटॉल। सो मैनिटॉल और हाइपरटोनिक सलाइन, जो ICP बढ़ गया था, है ना, अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा ड्रग आप यूज कर रहे हो ICP को डिक्रीज करने का,
करने के लिए, तो आपका क्या है, मैनिटोल। देन एंटी कन्वल्सेंट में भी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्जन आ रहे हैं, तो हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी ले सकते हैं, जैसे कि फेनाटोइन, और एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव्स हम यूज करेंगे। अगर कोई ओपन इंजरी है, चांसेस है कि पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, सो वी विल गिव एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर क्रेनियोटॉमी, है ना, और हम डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो हेमाटोमा बन गया है, जो ब्रेन में हेमाटोमा बन गया है, जो क्लॉट बन गया है, उसी को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ब्रेन से। इमेज है मेरे पास, आई थिंक, ओके। सो देखो क्रेनियोटॉमी में क्या कर रहे हैं, ये जो हेमाटोमा बन गया है ना, ये हमारा स्कल को खोल के, खोपड़ी खोल के, और जो हेमाटोमा फॉर्म हो गया उसको हम रिमूव कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रेनियोटॉमी। ट्विस्ट ड्रिल में ड्रिल करके और फिर इवैक्यूएट करते हैं, और एक बर्न होल सर्जरी होती है, बहुत नाम सुना होगा, बर्न होल सर्जरी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, देख के आ जाते हैं, तो यही है वो बर्न होल सर्जरी, इसको भी हम हेड इंजरी के केस में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज नर्सेस हम क्या करेंगे, आप बताओ क्या करोगे एज नर्सेस। सो हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जीसीएस और प्यूपल, जीसीएसपी, है ना, फ्रीक्वेंटली हमको जीसीएस पेशेंट का चेक करना है कि पेशेंट इंप्रूवमेंट कर रहा है या नहीं। और क्या करना है, हमको वाइटल साइन, आईसीपी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि वाइटल्स उसके स्टेबल आ रहे हैं या नहीं, आईसीपी नॉर्मल आ रही है या नहीं। और क्या करेंगे, हेड एलिवेशन, क्यों कर रहे हैं 30 डिग्री हेड एलिवेशन, ये पेशेंट का बेड है, पेशेंट को हम बेड से 30 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे, क्यों, ताकि जो आईसीपी का लेवल जो बढ़ रहा है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकें, ओके। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनको हम एजुकेट करेंगे कि कैसे आप इनको अगर घर ले जा रहे हो तो क्या केयर करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देना या नहीं, दवा कैसे देनी है, दैट ऑल एज नर्सेज, एज स्टूडेंट नर्सेज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज नर्सिंग ऑफिसर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चेक करेंगे कि पेशेंट को हम एजुकेट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम हेड इंजरी। अब वो तो जो हेड इंजरी जिसको होनी है हो जाती है, बट स्टिल हम खुद से कुछ प्रिवेंशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, यूज़ योर हेलमेट, आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, यूज़ योर हेलमेट, आप कार ड्राइव कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, आप सीट बेल्ट लगा के जाओ। सो ये सारी चीज़ें एज प्रिवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स, फॉल प्रिवेंशन इन एल्डरली, साइड रेल्स लगाओ उनके बेड में, सेफ्टी मेजर्स एट वर्क प्लेस, एंड स्पोर्ट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो। सो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम ऐसे पेशेंट ही नहीं आने देंगे जिनको हेड इंजरी हो रही है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हेड इंजरी, हमने अभी तक पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको ये नोट्स चाहिए, सो यू कैन गो एट आवर, हमारा एक ऐप है एग्जाम मार्क का ऐप, वी हैव अ ऐप ऑल्सो, तो आप वहाँ ऐप पे जाके ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट, आई विल आंसर। सो थैंक यू सो मच।